मैं अहमद पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 4th चैप्टर, जिसका नाम है आपका ये है आणविक संरचना और रासायनिक आबंध। इसमें हम लोग इससे पहले वाला जो क्लास है उसमें बहुत सारा टॉपिक जो है क्लियर कर चुके हैं। चलिए आज हम आगे का टॉपिक देखते हैं, और आज का टॉपिक है हमारा आयनिक एवं सहसंयोजी जो बंध पढ़े हैं उसमें क्या अंतर पाया जाता है, ये हम लोग देखेंगे। वैसे आप पढ़ चुके हैं आयनिक बंध क्या होता है और सहसंयोजी बंध क्या होता है, हम पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2 रासायनिक आबंध पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं दोनों में क्या अंतर होता है। तो वही जो हम इससे पहले पढ़े हैं उसी को अंतर के रूप में क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ, सहसंयोजी और किसमें, आयनिक में किस प्रकार से अंतर जो है पाया जाता है उसको लेकर के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन सा बंध, आयनिक बंध। आयनिक ये हो गया आपका बंध, है ना। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सहसंयोजी बंध, ठीक है, सहसंयोजी बंध, या इसी सहसंयोजक बंध भी बोलते हैं भाई, है ना, कन्फ्यूज नहीं होना। तो ये हमको क्या करना है, दोनों में अंतर देखना है। आप जो पहले पढ़े हैं वही आप क्या करेंगे, अंतर में लिखेंगे जो थ्योरी में देखे हैं। तो यहाँ लगभग हम लोग जो है 4, 5, 6 अंतर जो भी है तो यहाँ पर देखने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, पहला अंतर यहाँ पर हम देखते हैं। पहला अंतर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पहला अंतर होता है आपका ये है कि जो आयनिक ठोस होता है ये आपके जो है और जनरली ठोस अवस्था में पाया जाता है, या आयनिक जो हमारे यौगिक होता है। अच्छा, बंद लिख दिया हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, यौगिक करता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका यौगिक, और ये भी हम क्या कर देते हैं, यौगिक, ठीक है। दोनों में अंतर देखने वाले, बंद में कहाँ से अंतर होगा, है ना। खैर बंद से ही यौगिक बनता है। चलिए अब हम अंतर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला अंतर ये है कि जो आयनिक यौगिक होता है वो जनरली ठोस अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। तो लिख सकते हैं, है ना, यह ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में भाई, ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। कौन सा हमारा आयनिक यौगिक जितने होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। जबकि सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं ये आपका ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, व गैस, तीनों अवस्था में पाया जाता है। तीनों अवस्था में हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठोस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये कितना पॉइंट हो गया हमारा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट में क्या होता है, आयनिक यौगिक में जो भी परमाणु होते हैं, आपको पता है आयनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं। तो ये जो परमाणु होते हैं आपस में आयनिक बंध के द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा में क्या लिख सकते हैं भाई, आयनिक यौगिक में अवयवी जो कण होते हैं, या इन आयनिक यौगिक को बनाने वाले जो परमाणु होते हैं, ठीक है। तो आयनिक यौगिक को बनाने वाले परमाणु, यौगिक को बनाने वाले परमाणु आपस में आयनिक बंध, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा आपस में बंधे होते हैं। आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं, द्वारा आपस में बंधे होते हैं। तो इस तरीक़ा से हम दूसरा पॉइंट को लिख सकते हैं कि जो आयनिक यौगिक होता है उनके जो परमाणु होते हैं ये परमाणु आपस में किससे बंधे होते हैं, आयनिक बंध से, या तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। और अगर मैं सहसंयोजी में बात करूं तो सहसंयोजी यौगिक में है ना, अवयवी परमाणु सहसंयोजी बंध, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं दुर्बल वान डेर वाल्स बंध,
दुर्बल वांडर वाल से बंद, दुर्बल वांडर वाल्स बंद द्वारा बंधे होते हैं, बंद द्वारा बंधे होते हैं। सब पढ़ चुके हैं भाई, बंधे होते हैं, बंधे होते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, दो अंतर लिख सकते हैं। पहला ये कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं, ठोस अवस्था में ज़्यादा पाए जाते हैं। सहसंयोजी की बात करें तो ठोस अवस्था भी हो सकता है, गैस हो सकता है, द्रव, तीनों अवस्था में हो सकते हैं, ठीक है। और अगर दूसरा बात करें तो आयनिक यौगिक में जो भी परमाणु होते हैं वो आपस में आपका आयनिक बंध के द्वारा, या आयनिक बंध को ही हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध, इसको आयनिक बंध को ही स्थिर विद्युत आकर्षण बल कहते हैं, इसके द्वारा बंधा होता है। जबकि सहसंयोजी यौगिक में जो भी अवयवी परमाणु होते हैं वो सहसंयोजी बंध से, या इसी को हम लोग बोलते हैं दुर्बल वांडर वाल्स से क्या होता है, बंधा होता है। तो इस तरीका हम लोग कितने अंतर लिख लिए, दो अंतर। चलिए अब हम किसके पास चलते हैं, थर्ड अंतर। थर्ड अंतर की अगर मैं बात करूं तो ये जो आयनिक ठोस होते हैं वो प्रायः कठोर होते हैं, है ना, और हमारे जो सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं, नरम होते हैं। तो लिख सकते हैं आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, है ना, आयनिक यौगिक कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक कैसे होते हैं भाई, कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक कठोर होते हैं, कठोर होते हैं, मैं तब समझ गए होंगे। और अगर मैं इसकी बात करूं तो सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, नरम होते हैं। सहसंयोजी संयोजी यौगिक क्या होते हैं हमारे, नरम होते हैं, नरम होते हैं। तो ये हम तीसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, जबकि सहसंयोजी यौगिक नरम प्रकृति के होते हैं, मुलायम प्रकृति के होते हैं। अगर हम फोर्थ नंबर में जाएं तो फोर्थ नंबर में हम बात करते हैं गलनांक क्वथनांक। आपको पता है कि आयनिक यौगिक के गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, आपके उच्च होते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं आयनिक यौगिक के, आयनिक यौगिक के गलनांक क्वथनांक, गलनांक क्वथनांक, क्वथनांक क्या होते हैं भाई, उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। ये लिख सकते हैं आयनिक यौगिक के गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। वजह ये है कि इनके कण आपस में प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जिसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, आपके उच्च होते हैं। जबकि सहसंयोजी यौगिक की बात करें तो सहसंयोजी यौगिक के जो गलनांक क्वथनांक होते हैं वो कम होते हैं। सहसंयोजी यौगिक के गलनांक क्वथनांक, गलनांक क्वथनांक, क्वथनांक क्या होते हैं, आपके कम होते हैं। वजह ये होते हैं कि इनके जो कण होते हैं वो आपस में दुर्बल वांडर वाल्स से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। इस वजह से इनके क्वथनांक गलनांक क्या होते हैं, आपके कम होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये है, इसको लिख देते हैं क्वथनांक, क्वथनांक, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना पॉइंट हो गया भाई, 4 पॉइंट हो गया। और भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि हम बात करते हैं आयनिक यौगिक का तो ये ध्रुवीय विलायक में क्या होते हैं, हमारे विलय होते हैं, जबकि हमारे वो क्या होते हैं, अध्रुवीय विलायक में क्या होते हैं, आपके विलय होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं, ध्रुवीय विलायक, विलायक में विलय होते हैं, मतलब ध्रुवीय विलायक में ही घुलते हैं, ठीक है। और ध्रुवीय विलायक जैसे पानी हैं, ये ध्रुवीय विलायक होते हैं जिसमें प्लस माइनस मौजूद रहते हैं। तो हमारे आयनिक यौगिक किस में घुलता है, ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। जबकि आयनिक यौगिक के बाद सहसंयोजी की बात करें तो ये हमारे क्या होते हैं, अध्रुवीय विलायक में विलय हैं, अध्रुवीय विलायक में क्या है, हमारा विलय है। तो ये हमारा किस में घुलता है, अध्रुवीय विलायक, जैसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, है ना, अल्कोहल, ये सब अध्रुवीय विलायक होते हैं और उसी में सहसंयोजी यौगिक क्या करते हैं, घुलते हैं। इस प्रकार से हम बता सकते हैं। अगर मैं 6 पॉइंट की ओर चलूँ तो इसकी अगर चालकता की बात करूँ, आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक, तो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं वो जलीय अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में सुचालक नहीं होते हैं। तो लिख सकते हैं आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, यौगिक, है ना, जलीय अवस्था में, जलीय अवस्था में, है ना, विद्युत के क्या होते हैं भाई, सुचालक होते हैं,
चालक होते हैं। जलीय अवस्था में ही ना, है ना। ठोस अवस्था में इनके कण काफ़ी प्रबल आकर्षण से बंधे होते हैं, तो जो है कुचालक होते हैं। लेकिन जलीय अवस्था में इनके कण क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, इसलिए आयनिक यौगिक जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। जबकि अगर हम बात करें सहसंयोजी की, तो सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं, ये सहसंयोजी यौगिक, है ना, विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं हमारे, कुचालक होते हैं। कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। कुछ अपवाद है, जैसे मैं बात करूं ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट क्या होता है, ये आपका सहसंयोजी होने के बावजूद क्या होता है, वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और उसका कारण ये है कि ग्रेफाइट में एक अतिरिक्त पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो कि फ्री रहता है और वही इलेक्ट्रॉन को ले जाने का काम करता है, जिसके वजह से आपका ग्रेफाइट जो होता है आपका कैसा होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, तो ये कितना पॉइंट हो गया हमारा, 6 पॉइंट। और भी आप पॉइंट बहुत सारा जो पढ़े हैं उधर से वो क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो चलिए एक और पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, 7 पॉइंट। 7 पॉइंट की अगर बात करें तो हमारे आयनिक यौगिक जो होते हैं वो दिशात्मक प्रकृति के नहीं होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं, अदिशात्मक होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आयनिक यौगिक अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं, है ना। विषमदैशिक हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। तो आयनिक यौगिक अदिशात्मक होते हैं, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। जबकि हमारे बात करें सहसंयोजी, तो ये दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। किसके प्रकृति के होते हैं, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। और एक लास्ट अगर मैं बात करूं तो आयनिक यौगिक की अभिक्रिया क्या होता है, तीव्र होता है। अगर आयनिक यौगिक अगर क्रिया में भाग लेंगे तो तीव्र गति से होता है, जबकि हमारे सहसंयोजी यौगिक का जो अभिक्रिया की दर होता है वो मंद होता है। तो आयनिक यौगिक की अभिक्रिया लिख सकते हैं, आयनिक यौगिक की अभिक्रिया तीव्र होती है, अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, तीव्र गति से होती है। जबकि हम बात करें तो सहसंयोजी यौगिक की क्रिया मंद गति से होती है। ये पढ़ चुके हैं सब, ठीक है। हम पहले मंद गति से होती है। तो इस तरीक़ा से आपका आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध में इतना अंतर क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है, बताई जा सकती है। अलग चीज़ है, पेपर में इतना अंतर नहीं पूछी जाती है भाई, ठीक है, कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लगेगा इसमें से आप क्या कर सकते हैं, उन अंतर को लिख करके आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध में आप क्या कर सकते हैं, या आयनिक यौगिक या सहसंयोजी यौगिक में अंतर बता सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन के तौर पर आपको अपने क्लास में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हो गया आपका आयनिक और सहसंयोजी यौगिक की तुलना या बोल सकते हैं अंतर। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। आगे दिया है हमारा वो है सरल अणुओं, है ना, सरल अणुओं और ठीक है, ये आयनों की लुईस संरचना हमको लिखना है। वैसे लुईस संरचना क्या है, मैं पहले आपको क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि लुईस एक साइंटिस्ट था जिन्होंने किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में क्या किया, जिसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते भी हैं, तो उनको बिंदु के रूप में क्या किया, उसको प्रदर्शित करके दिखाया। और उसी बिंदु को या उसी संकेत को क्या कहा गया, लुईस प्रतीक कहा गया। और उसके आधार पर ये ऐसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 लिखें तो अंतिम में कितना होता है हमारा, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन है करके दिखा सकते हैं। यही होता है आपका लुईस संरचना या लुईस प्रतीक जिसको बोलते हैं। और इसको हम चाहे वो यौगिक हो चाहे तत्व हो, सब के लिए क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो आपके बुक में बहुत सारा ऐसा संरचना बनाने के लिए दिया गया है, तो सभी संरचना को तो यहाँ पर नहीं करेंगे, कुछ संरचना को हम लोग यहाँ पर बताते हैं। बाकी जो संरचना है आप अपने बुक से क्या करेंगे, देख के करने का प्रयास करेंगे भाई। चलिए तो कुछ चलते हैं। फर्स्ट जैसे इसमें दिया है, वो दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य फार्मूला होता है CO2। और अगर मैं इसका लुईस संरचना बनाऊँ आगे जो है, तो एक संरचना सिंपल होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 6,
आपको पता है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। अगर समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ तो 2 और 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखूँ तो 2 और कितना हो जाएगा, 6। तो इस स्थिति में ऑक्सीजन के अंतिम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और कार्बन के अंतिम कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो उनको ही हमको यहाँ पर क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ये जैसे हम लोग कर दिए कार्बन के अंतिम कक्षक में देखो आपको कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है भाई हमारा, आपको 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दिख रहा है और ऑक्सीजन के अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते जाते हैं। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। ये हमने कार्बन को क्या कर दिया, इस प्रकार से 4 दिखा दिया। अब कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन की संख्या कितना है हमारा, 2 बार है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ले लेते हैं। और ऑक्सीजन के अंतिम कक्षक में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, देख रहे हैं आप, 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर देते हैं। 1 2 1 हो गया, यहाँ पर भी इसका 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 3 जोड़ा। तो 3 जोड़ा है मतलब कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इधर भी बात करूँ तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, इस प्रकार 6 दिख रहा है। देखो ऑक्सीजन के अंतिम में आपको 6 दिख रहा है, इसके भी अंतिम में 6 दिख रहा है और कार्बन के अंतिम में 4 दिख रहा है। तो ये आपको इसका क्या होता है, लुईस संरचना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और इसी को और आगे अगर मैं बताऊं तो इनमें हम जोड़ के क्या कर सकते हैं, ये हो जाता है कार्बन, यहाँ पर डबल बांड का साझा करेगा तो डबल बांड हो, यहाँ पर डबल बांड का साझा करेगा तो डबल बांड हो। और उसके बावजूद भी क्या पाया जाता है, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बच जाता है या पाया जाता है। जैसे ये हो गया कार्बन और इधर डबल बांड क्या हो जाएगा, वो डबल बांड कितना हो जाएगा वो, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, अभी भी 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, बचा हुआ है। ठीक है, तो यहीं से आप समझ सकते हैं भाई, जैसे यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दें तो आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, आपका बन जाता है। और उसके बावजूद भी यहाँ पर इसका 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक ऑक्सीजन में लोन पेयर के रूप में पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से और कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस प्रकार से। और ये बीच वाला स्टेप आपका ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वही आपका लुईस संरचना को प्रदर्शित करता है, तो आप उसको दर्शा सकते हैं। चलिए हम सेकंड की ओर चलते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा O3। O3 को क्या बोलते हैं भाई, ओजोन के नाम से जानते हैं, है ना, आपने कभी पढ़ा होगा। इसको ओजोन कहा जाता है, वही ओजोन जो सूर्य से आने वाला पराबैंगनी किरणों को क्या करता है भाई, रोकने का काम करता है, वही ओजोन है। ठीक है, जिसका फार्मूला क्या होता है हमारा, O3 होता है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो यहाँ पर क्या होता है, 3 ऑक्सीजन होता है इस प्रकार से। और हम जानते हैं ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है, अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाता है, 1 2 और हम बात कर लेते हैं 2 2 4 और ये कितना हो गया आपका, 6 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। यहाँ पर भी बात करूँ तो 2 2 4 और ये कितना हो जाता है, 2 6। और अगर इसकी बात करूँ तो ये कितना हो जाता है, 2, इधर कितना हो जाता है, 2 2 4, 2 2 4 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया 2 2 कितना हो गया, 4, 1 हो जाता है इसके साथ। ठीक है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मैं और कर दूँ और एक इसमें होता है धन 4, क्योंकि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था पहले। कितना इलेक्ट्रॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन था। 6 में से एक किसी को डोनेट कर दिया, इसलिए उसमें प्लस चार्ज है और टोटल बचा कितना है, 1 2 3 4 और ये 5 बचा है। इसी प्रकार इसके अंतिम कक्षक में भी कितना था हमारा, पहले अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है उसको एक्सेप्ट कौन किया है हमारा, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। देखो इनके पास टोटल 7 नहीं है, 6 था पहले। कौन कौन सा, देखो ये 1 2 3 4 5 6 ये था, है ना। एक उन्होंने एक्स्ट्रा ले लेता है, इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, एक अतिरिक्त के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इस तरीक़ा से हम इसको बता सकते हैं। और इसी को लिखते वक्त कैसे लिखते हैं भाई हम लोग, लिखते वक्त इसको लिखा जाता है, ये हो जाता है आपका O, एक हो जाता है यहाँ पर O, इसी को लिखो, और एक हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर चूँकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ साझा कर रहा है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, बन जाता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और ये पूरा इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो खींच लेता है तो 5 की जगह कितना हो जाता है, 6 जाता है और -4 आ जाता है। अब देखो ये ऊपर वाला 2 और 3 का साझा कर चुका है और 3 2 5 हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इसलिए +4 जाता है। तो इस तरीक़ा से आप दूसरा ये जो ओजोन है उनकी भी संरचना को लुईस के अनुसार क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये तीनों रूप में
दर्शाया जा सकता है। ये तो फार्मूला हो गया, ये लुईस संरचना हो गया, ये भी लुईस संरचना होता है। तो यहाँ पर आप या करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। कितना हो गया हमारा, 2 संरचना। कुछ संरचना और क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं H2O2 का। H2O2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पराक्साइड कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई इसको, हाइड्रोजन पराक्साइड कहते हैं। ठीक है, वही पराक्साइड जो आपको दुकान में हाइड्रोजन पानी के रूप में मिलता है, ठीक है, वो हाइड्रोजन पराक्साइड होता है। और ये जो हाइड्रोजन पराक्साइड होता है वो आपका दुकान वाला पानी वाला रहता है ना, ऐसे ये ओरिजिनल एसिड है। ठीक है, यहाँ हाथ जल सकता है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन का इसमें परमाणु क्रमांक 8 है और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। और ये भी पता है कि इसके अंतिम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन का तो 1 ठो है, तो उसके अंतिम 1 ठो रहेगा भाई, है ना। तो इसको आप कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। ये हो जाता है हमारा हाइड्रोजन जिसके अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये होता है ऑक्सीजन जिनके अंतिम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 2 2 4 5 और ये 6। ये ऊपर नीचे 2 2 हो गया, दाएं बाएं एक हो गया, टोटल 6। एक और ऑक्सीजन लेते हैं यहाँ पर, इसके भी ऐसे लिख देते हैं 2 2 4 5 और ये कितना हो जाता है 6। और एक हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका लुईस संरचना क्या हो जाता है, बन जाता है। अंतिम में 6 दिख रहा है, अंतिम में 6 दिख रहा है, हाइड्रोजन के 1 दिख रहा है, इसके 1 दिख रहा है। और इसी को अगर मैं लिखूँ एक और तरीका से तो ये लिखा जा सकता है HOO और आ जाता है H, और इसके बावजूद भी इनके पास 2 जोड़ी क्या होता है, लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन बचा रहता है। तो इस तरीक़ा से H2O2 का क्या किया जा सकता है, लुईस संरचना लिखा जा सकता है, बनाया जा सकता है। और भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें किसी का लुईस संरचना बना सकते हैं। चलिए किसके पास चलते हैं भाई, नेक्स्ट हम लोग चल जाते हैं, वो है 4th नंबर। 4th नंबर हम चलते हैं NO3। इसको नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको भाई, नाइट्रेट कहते हैं। नाइट्रेट में -1 चार्ज होता है। -1 चार्ज कैसे आता है, देखो नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अपेक्षा कम ऋण विद्युतीय तत्व है, इसलिए +5 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। ऑक्सीजन जो है -2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है क्योंकि 16वें समूह का तत्व है और ऑक्सीजन की संख्या 3 दिया है, तो ये 3 से गुणा हो जाता है। तो ये आ जाता है +5 -3 दूनी 6 करेंगे तो -6, तो दोनों को घटा देते हैं तो फाइनली मान कितना आता है आपका, -1 आता है। और ये जो -1 चार्ज होता है वो पूरे यौगिक का होता है। पूरे यौगिक का होता है मतलब NO3 का होता है, किसी एक का परमानेंट नहीं होता है भाई। वो NO3 का क्या होता है आपका, चार्ज होता है। उसको नाइट्रोजन बोलेंगे नहीं, ऑक्सीजन बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये पूरे हमारे अणु का होता है, जिसको आगे हम फार्मूला इसमें क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ये -1 चार्ज। अब इसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, ये होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 3 हमारा क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर दिया गया है, तो ये हो जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के में अगर देखें तो यहाँ का नाइट्रोजन के जो अंतिम कक्षा होता है, इस अंतिम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है। तो ये हो जाता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इधर आपका 3 इलेक्ट्रॉन और इधर एक चौथा इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन वो किसी को क्या कर चुका है, डोनेट कर चुका है। रियल में प्लस चार्ज के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर चुका है किसी को, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अंतिम में आपको पता है का 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ये ऑक्सीजन है, 1 2 हो गया हमारा। कलरफुल से मैं लिख देता हूँ इसको तो और अच्छा समझ में आएगा। ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन, इनके पास 2 हो गया और इधर हम कर देते हैं 2 2 4 और ये 2 2 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखने दो पहले। ये हो गया 1 और 1 2 हो गया, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और इधर ऊपर नीचे कर दूं तो ये 6 हो गया ऑक्सीजन का। इस तरफ मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 और ये कितना हो जाता है, 6 इसलिए करता हूँ क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है, इसलिए मैं ऑलरेडी 6 करता हूँ। पहले 5 था 1 इलेक्ट्रॉन, पहले 6 था, 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिए तो 7 हो गया। इसलिए देखो टोटल 7 दिख रहा है, 2 2 4 2 6 और 1 7 होता है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। 6 पहले था, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 7 हो जाता है। सेम इसको भी वैसे ही दर्शाते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 पहले से था, बट 1 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या कर लिया, ले लिया। इस वजह से उसमें क्या आ जाता है आपका, एक माइनस चार्ज आ जाता है। तो दोनों में माइनस चार्ज को शो करते हैं, इसमें भी और इसमें भी, और पूरा होल ट्वाइस कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाता है हमारा, -1 चार्ज को शो करता है। तो इस तरीक़ा से आपका किसका NO3 जो होता है उसका क्या बनता है, आपका लुईस संरचना बनता है। और इसी को अगर हम दिखाएं या करके, ये आपका होता है N, यहाँ पर डबल बान हो जाता है,
और ये हो जाता है O, जिनके अंतिम कक्षक में अगर मैं बात करूं तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इस साइड बात करो तो सिंगल बॉन्ड हो जाता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। इधर भी बात करूँ तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और दोनों में माइनस चार्ज होता है और इसमें प्लस चार्ज होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। कि ये आप यूँ करेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए होल ट्वाइस क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। ठीक है भाई, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, होल ट्वाइस ही कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप -1 चार्ज के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, जिसमें प्लस चार्ज होता है। तो ये कितना संरचना हो गया हमारा, 3 संरचना। और भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें संरचना बना सकते हैं। जैसे मेरे पास संरचना दिया है SO4 -2, SO4 -2। ये जो SO4 -2 चार्ज होता है, इसको सल्फेट बोलते हैं। SO4 को -2 चार्ज इसलिए आता है क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन में कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए सल्फर पर +6 चार्ज होता है। और आप तो जानते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है, इस ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, ये +6 है। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये ऑक्सीजन का -2 होता है। टोटल उनकी संख्या कितना दिया है, 4। तो ये 4 दूनी 8 हो जाता है, तो +6 -8 हो जाता है। तो टोटल हमारा -2 चार्ज आता है। और ये जो -2 चार्ज होता है पूरा SO4 का होता है। ठीक है, और इनका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ किसका, हमारा सल्फ़र का, तो उस स्थिति में क्या होता है, बीच में सल्फ़र होता है। और सल्फ़र जो होता है वो क्या करता है आपका, ये ऑक्सीजन 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 और ये ऑक्सीजन होता है। कितना ऑक्सीजन हो गया हमारा, 4 ऑक्सीजन हो गया। इस चारों ऑक्सीजन जिनके अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6, 1 2 2 4 2 6, ये 2 2 4 2 6 है ना, यहाँ पर 6 हो गया। इनके भी अंतिम में 2 2 4 और 2 6, और इनके भी अंतिम में मैं बात करूँ तो 2 2 4 2 6। बट सभी ऑक्सीजन सल्फ़र से क्या होता है, ज़्यादा ऋणात्मकता होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इस वजह से उनको हम 7 के रूप में क्या करते हैं, करते हैं, 7 के रूप में दर्शाते हैं। जैसे ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेगा, एक्स्ट्रा लेगा, एक्स्ट्रा लेगा, एक्स्ट्रा लेगा। और यहाँ पर फिर एक किसका होता है, हमारा स्वयं सल्फ़र का होता है बेचारा का। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये आपका सल्फ़र का 1 हो जाता है, 1, फिर ये 2, ये 3 और ये 4। तो इस प्रकार से हमारा इसका क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है। और पूरे का होल ट्वाइस कितना होता है हमारा, -2 चार्ज होता है। पूरे का कितना होता है भाई, हमारा -2 चार्ज को प्रदर्शित करता है। ये किसका होता है, सल्फ़र का। और इसी को अगर मैं या के रूप में लिखाऊं तो ये हो जाता है सल्फ़र, जिसके चारों तरफ क्या होता है, ऑक्सीजन। इस प्रकार से क्या होता है, पाया जाता है। और सभी के अंतिम कक्षक में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या मैं देखूं तो 6 होते हैं। कितना होते हैं, 6, क्योंकि सबके सब सल्फ़र की अपेक्षा क्या करते हैं, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता शो करते हैं, इसलिए सबके सब क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन उससे ले सकते हैं। तो 6 इसमें होता है, 6 इसमें होता है, 6 इसमें भी आपको दिखाई देता है, क्योंकि जो बंद बनाए हो एक्स्ट्रा वाला है ना, उसको खींचा है वो वाला है। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, एक और स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बन जाता है। तो ऐसा आपका क्या होता है, संरचना बनता है। किसका संरचना बनता है भाई, हमारा जो भी अणु होता है उसका लुईस संरचना इस प्रकार से बनाया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी पूछ देता है आपको। अगर आ जाता है क्वेश्चन तो आपको इस प्रकार से बना के क्या करना है, बताना है। लेकिन बनाते वक्त आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। मान लो किसी में 1 से अधिक क्या है, ऑक्सीजन, जैसे इसमें बात कर रहे हैं 1 से अधिक ऑक्सीजन है, तो उनमें से क्या होता है, अगर माइनस चार्ज 1 कर रहा है तो दोनों क्या कर सकता है, अनुनादी संरचना के अनुसार वो प्रदर्शित कर सकता है। वैसे अभी अनुनाद नहीं पढ़े हैं तो उतना नहीं है, खैर इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फार्मल आवेश। क्या देखना है हमको, फार्मल आवेश। ये फार्मल आवेश क्या होता है, ये हम पहले क्या कहते हैं, देखते हैं। यहाँ पर लिखा है फार्मल आवेश, है ना, की संकल्पना। फार्मल आवेश क्या होता है, तो अभी जैसे मैं बताया कि जैसे NO3 है, NO3 इसमें माइनस चार्ज है, तो इसमें जो -1 चार्ज है वो नाइट्रोजन का नहीं है ना, ऑक्सीजन का नहीं है, पूरा अणु का क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो
यदि हम देखें तो ये जो माइनस आपका चार्ज दिख रहा है वो NO3 का टोटल होता है, लेकिन हम चाहेंगे तो सभी का क्या किया जा सकता है, एक चार्ज निकाला जा सकता है, आवेश निकाला जा सकता है। तो वही आपका क्या कहलाता है, फार्मल आवेश कहलाता है। मतलब जो भी क्या होता है, बहु आणविक जो क्या होता है हमारा अणु होता है, या बहु आणविक जो भी हमारे क्या होते हैं, जो यौगिक होते हैं, है ना, उनकी बात करें, या बहु आणविक जो भी आवेश होता है उनकी बात करें, तो बहु आणविक जो भी क्या होता है, जो आवेश होता है, बहु आणविक जो भी आवेश होता है, तो उनमें जो भी आवेश उत्पन्न होता है वो आवेश किसी एक परमाणु का ना होकर के सभी परमाणु का होता है या सभी अणु का होता है। लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, एक अणु के लिए या एक परमाणु के लिए क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो वही आपका क्या कहलाता है, आपका फार्मल आवेश कहलाता है, फार्मल आवेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं भाई, लिखते हैं कि फार्मल आवेश होता क्या है। तो फार्मल आवेश होता है, समझ गए होंगे कि किसी बहु परमाणविक अणु में उपस्थित आयन किसी एक परमाणु का न होकर पूरे अणु का होता है, पूरे अणु का होता है, पूरे अणु का होता है। यदि पूरे अणु का होता है, लेकिन यदि चाहें तो प्रत्येक परमाणु के लिए आवेश ज्ञात किया जा सकता है, आवेश ज्ञात किया जा सकता है। फार्मल आवेश कहलाता है। कौन सा आवेश भाई, फार्मल आवेश कहलाता है, फार्मल आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम फार्मल आवेश को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जैसे मैं आपको भी बता रहा था कि जो NO3 है, इसमें जो माइनस चार्ज है, ये बहुपरमाणविक क्या है, अणु है। तो इस पर जो माइनस चार्ज होता है वो किसी एक परमाणु का नहीं है, ये माइनस चार्ज ऑक्सीजन का भी नहीं है, ना नाइट्रोजन का भी अकेला का नहीं है, बल्कि ये इस अणु में जितने भी परमाणु होता है उन सभी का चार्ज होता है। लेकिन हम चाहें तो प्रत्येक परमाणु के लिए क्या कर सकते हैं, आवेश ज्ञात कर सकते हैं, और वही आवेश आपका क्या कहलाता है, फार्मल आवेश कहलाता है। फिलहाल जो आवेश आपको दिख रहा है वो आवेश आपके लिए क्या है, वो सब के लिए है, लेकिन प्रत्येक परमाणु के लिए आवेश निकाल सकते हैं। तो वही आपका क्या कहलाता है, फार्मल आवेश कहलाता है। जैसे यहाँ पर कुछ क्या दिया गया है, उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण को हम लोग देखते हैं कैसा उदाहरण दिया गया है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है NH4 का, किसका दिया है हमारा, NH4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, अमोनियम कहा जाता है। तो इसके लिए हमको फार्मल आवेश निकालना। अभी जो प्लस चार्ज दिया है वो पूरे अमोनियम अणु के लिए दिया है, और आप जानते हैं अमोनियम अणु को हम कैसे दर्शाते हैं, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं, इस प्रकार से हम दर्शाते हैं, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। आपको ये भी पता है कि नाइट्रोजन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, और अगर मैं इसका लिखूं तो अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 5 इलेक्ट्रॉन आता है। तो नाइट्रोजन लिख देता हूं, परमाणु क्रमांक 7 है, 2 और क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। अंतिम कक्षक में आपका 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 4 के साथ साझेदारी कर चुका है, बट 1 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर चुका है, डोनेट कर चुका है, इसलिए इस पर प्लस चार्ज आता है। कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज आता है। अब इसमें हमको क्या कर देख रहे हैं कि ये जो प्लस चार्ज होता है वो चार्ज पूरा अगर हम देखें तो पूरा जो चार्ज होता है वो आपका
पूरे अमोनियम अणु के लिए होता है। अब हमको सभी के लिए क्या करना है, एक एक ठो क्या करना है आपको निकालना है। हाइड्रोजन के लिए निकालना है और नाइट्रोजन के लिए अलग अलग निकालना है, वही तो फार्मल आवेश कहलाता है। चलिए पहले किसके पास चलते हैं, नाइट्रोजन के लिए फार्मल आवेश। नाइट्रोजन के लिए क्या देखेंगे हम लोग, फार्मल आवेश देखेंगे, ठीक है, फार्मल आवेश। तो फार्मल आवेश कैसे निकालेंगे भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसके लिए एक हमारा फार्मूला है, क्या है हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इसको हटा देता हूँ, फार्मूला को पहले क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ, फिर इस उदाहरण के पास पहुँचेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखना है, फार्मल आवेश के यहाँ पर एक फार्मूला होता है और उस फार्मूला की वजह से हम क्या कर सकते हैं, फार्मल आवेश निकाल सकते हैं। तो चलते हैं किसके पास, फार्मल आवेश के पास। फार्मल आवेश बराबर होता है आपका, आवेश बराबर होता है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है आप जानते हैं, किसी भी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पूरा लिखना चाहेंगे तो पूरा लिख सकते हैं, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो गया पहले, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। माइनस करते हैं सहभाजित न हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और माइनस में होता है 1/2 सहभाजित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सहभाजित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सहभाजित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस तरीक़ा से इसका क्या होता है, फार्मूला होता है फार्मल आवेश क्या करने का, ज्ञात करने का, ठीक है। फार्मल आवेश बराबर क्या होता है भाई, फार्मल आवेश बराबर होता है परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस सहभाजित न हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब जो बंध बनाने में भाग न लिया हो उसको सहभाजित न हुए बोलते हैं, और जो बंध बनाने में क्या लिया हो, भाग लिया हो, उसको बोलते हैं सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए अब हम किसके पास चलते हैं, उदाहरण के पास चलते हैं, ठीक है। बिन उदाहरण कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर हम चल देते हैं उदाहरण के पास। और क्या लिए थे उदाहरण में भाई, NH4 लिए थे और इसमें चार्ज था प्लस चार्ज, इसका नाम क्या है, अमोनियम, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो ये कैसा होता है, ए हो जाता है H, इधर हो जाता है H, नीचे भी हो जाता है H और इधर भी हो जाता है H, और पूरे पर चार्ज होता है प्लस चार्ज। और ये पूरे सब का होता है ना, वो जो प्लस चार्ज आपको दिख रहा है वो पूरे क्या होता है, हमारा अमोनियम आयन का होता है, ठीक है, किसी एक का नहीं होता है। लेकिन हम उसको एकक के लिए क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वही तो फार्मल आवेश है। चलिए, है ना, हम किसके लिए निकालते हैं उसको हम लोग निकालते हैं पहले नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन के लिए फार्मल आवेश, नाइट्रोजन के लिए क्या देखेंगे हम लोग, फार्मल आवेश कैसे यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है नाइट्रोजन के लिए फार्मल आवेश। अब देखो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के अंतिम कक्षक में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, ये देखो इसके अनुसार आप मान रखो। तो परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो जो नाइट्रोजन परमाणु होता है उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अंतिम में कितना होता है, 5, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो ये 2 और 5 लिखते हैं, तो ये अंतिम में कितना आ रहा है, 5। फिर क्या करेंगे यहाँ पर माइनस। अब बोल रहा है परमाणु सहभाजित न हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो फिलहाल तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन था, सबको खर्चा कर चुका है, 1 हाइड्रोजन 2 3 4 हाइड्रोजन के साथ खर्चा कर चुका है, और उसमें प्लस चार्ज है, मतलब किसी को क्या कर चुका है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, उसको दे चुका है, ठीक है। तो इसलिए पाँचों के पाँचों खर्चा हो चुका है, मतलब उसके बाद जो है कुछ नहीं बचा है, सब खर्चा हो गया है ना, जितना भी खर्चा करना था वो खर्चा हो गया। तो ये कितना हो जाता है हमारा 0। बोल रहे हैं सहभाजित न हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, सहभाजित ना हुए, कहाँ है, सहभाजित नहीं हुआ है, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए 0। फिर क्या करते हैं हम लोग माइनस, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर लिख देते हैं 1/2, ये हो गया हमारा
वन हाफ मतलब हाफ लिख दिए। और उसके बाद बोल रहा है सहभाजित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना के साथ साझा किया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो इसके अंतिम में 2, फिर ये 2 2 4, ये 2 2 6 और 2 2 6। तो देखो कितना है सहभाजित। सहभाजित मतलब क्या होता है, साझा किया हो कितना इलेक्ट्रॉन है, ये हो गए 2 2 4 2 6 और ये 2 8 है ना। दोनों को मिला के करते हैं तो इनटू में कितना हो जाता है हमारा 8 हो जाता है। अब देखो यहाँ पर जो है 8 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया आपका 8 सहभाजित हुए इलेक्ट्रॉनों की क्या है संख्या है। 8 आपका सहभाजित हुए इलेक्ट्रॉनों की क्या है संख्या है। तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका कट जाता है कुछ चीज़। तो कैसे कटता है देखो, ये होता है 2 1 कम 2 और 2 चौके कितना हो गया 8। तो फाइनली इसका मान कितना हो जाता है हमारा 5 माइनस इधर कितना बचा है 4। तो इस प्रकार से कितना आ जाता है आपका 1 आ जाता है, और वो भी +1 आता है। कितना आता है भाई +1 चार्ज आता है। तो ये हमारा 1 आ गया, मतलब +1 को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन पर फार्मल आवेश की संख्या कितना होता है हमारा 1 होता है, जो यहाँ पर आपको क्या कर रहा है दिख रहा है। तो ये हो गया नाइट्रोजन के लिए। अगर इसी को हम किसके लिए निकालें, हाइड्रोजन के लिए फार्मल आवेश निकालें। हाइड्रोजन के लिए क्या निकालें फार्मल आवेश, ठीक है। फार्मल आवेश निकालते हैं किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए निकालते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन बोलता हूँ हाइड्रोजन के लिए। चलिए अब हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन एक के लिए निकालेंगे तो सभी के लिए निकल जाएगा। अब आप जानते हैं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई हमारा 1 होता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना होता है 1 ही होता है। अंतिम कक्षक में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर मैंने कर दिया 1, ठीक है। फिर फार्मूला में रखेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस, है ना। अब देखो अब हाइड्रोजन के बेचारे के पास एक था, उसको भी साझा कर चुका है। ऐसा तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जो साझा नहीं हुआ है, सबको साझा कर चुका है, इसलिए क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर हम इधर क्या लिखेंगे -1/2, है ना, मतलब 1/2, ठीक है। अब देखो सहभाजित ना हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या सहभाजित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो 2 ही इलेक्ट्रॉन तो है, सभी हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो वही होगा, तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इनटू हम कितना कर देते हैं 2। तो इस प्रकार 2 करते हैं तो ये 2 क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो 1 आता है, और 1 को गुणा करेंगे 1 से तो 1 ही आता है। तो फाइनली इसका मान कितना आ जाता है 0 आ जाता है, मतलब हाइड्रोजन पर फार्मल आवेश क्या होता है 0 होता है। तो इस तरीक़ा से फार्मल आवेश को क्या किया जा सकता है बताया जा सकता है। चलिए एक आध उदाहरण और देखते हैं और हम आगे की ओर क्या करते हैं चलते हैं भाई, ठीक है। तो एक उदाहरण और देख देते हैं। चलिए कौन सा उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर हम लोग ले लेते हैं 2। क्या लेते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 2 ले लेते हैं, ओके। तो चलते हैं उदाहरण नंबर 2 की ओर। उदाहरण नंबर क्या है हमारा 2। चलिए हम लेते हैं कार्बोनेट को, ठीक है। कार्बोनेट का फार्मूला होता है CO3। क्या होता है भाई हमारा CO3, कहीं भी दिखे CO3 कार्बोनेट कहलाता है। इसमें -2 चार्ज होता है। कौन सा चार्ज है -2 चार्ज। क्यों होता है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन की अपेक्षा कम ऋण विद्युतीय होता है, तो ये +4 हो जाता है, और ऑक्सीजन -2 होता है। और अगर 2 से नहीं 3 से गुणा कर दें तो इसका टोटल मान ये प्लस हो जाता है, और 3 दूनी 6 आ जाता है। घटा देंगे तो माइनस कितना आता है हमारा 2 चार्ज आता है। इस पर कौन सा चार्ज आता है आपका -2 चार्ज आता है, और इस वजह से कार्बोनेट आयन पर चार्जों की संख्या कितना होता है आपका -2 चार्ज होता है। और ये जो -2 चार्ज निकला है वो किसी एक परमाणु का ना हो करके उस अणु में उपस्थित संपूर्ण परमाणु को होता है। बट हम उसको क्या कर सकते हैं एकक के लिए निकाल सकते हैं, वही आपका फार्मल आवेश होता है। इसी को अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, ये होता है कार्बन, है ना, ये हो जाता है आपका इस तरीक़ा से ऑक्सीजन, इधर भी हो जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं बना देता हूँ, कार्बन हो गया, कार्बन से जुड़ा है हमारा 2 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। कार्बन हो गया, डबल बांड O हो जाता है, सिंगल बांड O हो जाता है, और सिंगल बांड O हो जाता है। 3 ऑक्सीजन हो गया। अब देखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 इसके पास आ जाता है, 2 2 4 2 6 इसके पास आ जाता है, ठीक है। और ये तो हमारा बन जाता है, और इसके पास कितना हो जाता है 2 और 2 4। देखो हमने लुईस स्ट्रक्चर बना दिया। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि ऑक्सीजन के अंतिम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, ये देखो 2 2
1 2 हो गया और 2 कितना हो गया 4, और 2 किसके साथ साझा कर चुका है, कार्बन के साथ क्या कर चुका है, साझा कर चुका है यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर देखें तो इनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो 2 2 4 2 6 पहले थे था, एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, तो इस प्रकार से 6 दिखाता है। यहाँ पर भी मैं बात करूँ तो 2 2 4 2 6 एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, इसलिए 6 की जगह 7 दिखाता है, और ये हो गया हमारा 4। तो ऑक्सीजन के अंतिम में आपका 2 ठोका दिख रहा है 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच लिया है। और कार्बन के जो अंतिम है देखो 1 2 और ये कितना हो गया 3 और ये हो गया 4, ये कार्बन का दिख रहा है, बाकी सब ऑक्सीजन का। तो इसमें कौन सा होता है -1 चार्ज, और इसमें भी होता है -1 चार्ज, इसलिए इन दोनों जो ऑक्सीजन होता है उसमें आपको 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया है ना, ये 7 2 2 4 2 6 और एक 7, इसी प्रकार 2 2 4 2 6 और एक 7 दिख रहा है, ठीक है। और कार्बन के 6 ऊपर में 6, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं। और दिखने में कैसा दिखता है हमारा C++O, इसके पास रहता है हमारा 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, इसमें माइनस चार्ज होता है। यहाँ पर भी मैं बात करूँ तो ये 2 2 4 2 6 है ना होता है, और इस पर एक माइनस चार्ज होता है। अब इसके लिए हमको फार्मल आवेश निकालना है भाई, किसके लिए, कार्बन के लिए और ऑक्सीजन के लिए। चलिए हम पहले कार्बन के लिए क्या देखते हैं, फार्मल आवेश को क्या करते हैं देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार्बन के लिए फार्मल आवेश, के लिए कौन सा आवेश, फार्मल आवेश। ओके, फार्मल आवेश निकालना है, ठीक है, आपको निकालने के लिए क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है भाई। तो फार्मल ये हो जाता है हमारा आवेश। अब इसका मैं फार्मल आवेश अगर बात करूं तो कैसा होगा कार्बन के लिए, तो चलते हैं कार्बन के पास। कार्बन जो होता है आपको पता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो 2 और कितना आता है 4 आता है। अब देखो यहाँ पर निकालेंगे तो 3 के लिए निकालेंगे, ये डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के लिए ना, इन दोनों के लिए एक निकालेंगे, इसके लिए अलग से निकालेंगे और कार्बन के लिए अलग से निकालेंगे, ठीक है। तो पहले कार्बन, तो कार्बन के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है 4, यही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ठीक है। अब माइनस करेंगे। अब बताओ कार्बन के पास ऐसा कौन इलेक्ट्रॉन है जो साझा में भाग नहीं लिया है, तो बेचारा कार्बन के पास तो देखो कुछ नहीं बचा है, इसलिए क्या होता है ये 0 होता है। सब तो खर्चा कर चुका है ना, वो 0 है, अभी कुछ नहीं बचा है उसके पास, जितना पैसा था वो सब खर्चा कर चुका है, इसलिए इसको 0 लगाते हैं। फिर कितना होगा हमारा -1/2 करेंगे, और उसके बाद सहभाजित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन सहभाजित किया है भाई, देखो आप मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कितना इलेक्ट्रॉन सहभाजित किया है। देखो यहाँ पर कितना किया है, ये हो गया 4 4 2 6 और 6 2 8, तो कितना इलेक्ट्रॉन साझा किया है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन साझा किया है आपका 8 ठो, कितना था 8 ठो। देखो ये 4 यहाँ पर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया, तो ये 8 हो जाता है। तो इस स्थिति में हम देखें तो ये कितना हो जाता है, 2 1 कम 2 2 2 ने 4 और 4 4 क्या हो जाता है ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाता है आपका 0। तो ऑक्सीजन पर नो फार्मल चार्ज है ना, नो फार्मल आवेश बोल सकते हैं, उसमें कोई फार्मल आवेश नहीं होता है। किस पर, कार्बन पर। चलिए अब हम देखते हैं द्विबंध वाले ऑक्सीजन पर देखते हैं, किस पर देखते हैं भाई, द्विबंध वाले ऑक्सीजन पर। द्विबंध वाले ऑक्सीजन कौन है उस पर देखते हैं। तो आबंध वाले ऑक्सीजन पर, बंद लिख देता हूँ, आबंध काहे को लिखेंगे, द्विबंध ऑक्सीजन पर फार्मल आवेश, ऑक्सीजन पर क्या देखेंगे हम लोग, फार्मल आवेश देखेंगे, है ना जी, फार्मल आवेश देखेंगे। ओके, चलो हम तो इसकी बात कर रहे हैं, ये ऊपर वाला की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके पास फिर नीचे वाला की बात करेंगे, दोनों एक चीज़ है तो एक ठो को बात करेंगे। ओके, तो अब देखिए ऑक्सीजन के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान से देखते रहना, 2 और 1 कितना हो जाता है 6, अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन, यही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हमने कर दिया 6। ओके, माइनस क्या करेंगे हम लोग, माइनस, यहाँ पर मैंने कर दिया माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक। अब देखो इसके देखो सहभाजित ना हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सहभाजित ना हुए कौन कौन से भाग नहीं, ये दोनों सहभाजित नहीं हुए हैं, कै ठो 4 इलेक्ट्रॉन सहभाजित नहीं हुए हैं बंध बनाने में, तो कितना लिख देता हूँ यहाँ पर 4, ठीक। अब माइनस कितना हो जाता है 1/2, कितना लिख देता हूँ मैं, -1/2। कितना सहभाजित हुआ है किसके साथ, कार्बन के साथ, तो 4 ठो,
ये कितना बचा है हमारा, 4 ही तो हुआ है भाई, 2 उसका और दे इसका 4 ही हुआ है। तो यहाँ पर माइनस कितना लिख देता हूँ मैं, 4। अब देखूँ तो 2 1 कम 2, 2 दूने 4। तो यहाँ पर हम देखें तो 2 दूने कितना हो जाता है हमारा, 4 हो जाता है। तो उस स्थिति में हम देखें तो आवेश कितना हो सकता है। देखो यहाँ पर बात करें तो ये हमारा कितना बच रहा है, हमारा 2 बच रहा है। और यहाँ पर कितना बच रहा है हमारा, 4, और यहाँ पर 6। तो 4 2 6। तो यहाँ पर भी कितना आवेश हो गया, ये 0 आवेश को क्या करता है आपका, प्रदर्शित करता है। क्योंकि जो है माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये माइनस है, भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाता है 4 2 6 6। तो क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अब हम बात करते हैं किसका, नेक्स्ट जो होता है सिंगल वाला का। तो एकल बंद ऑक्सीजन, एकल बंद क्या देखेंगे हम लोग, ऑक्सीजन के लिए। एकल बंद किसके लिए भाई, ऑक्सीजन के लिए। एकल बंद ऑक्सीजन के लिए बात करें तो ऑक्सीजन के अंतिम कक्षक में 6 ही इलेक्ट्रॉन होगा, माइनस कितना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो 2 2 4 2 6 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर 6 कर देते हैं, कितना कर देते हैं हम लोग, 6, माइनस कितना हो जाता है, हाफ। अब कितना जो है इसमें कर रहा है, केवल 2 ठो, ये देखो 2 ही, इधर भी करेंगे तो 2 ही, तो इनटू कितना हो जाता है 2। यहाँ पर भी हम लोग करें तो यहाँ पर कितना आ जाता है आपका, ये आ जाता है आपका 1। तो ये आपका आ जाता है 1, तो -1 ये 7 हो जाता है, और ये हो जाता है। इस वजह से फार्मल आवेश का टोटल मान माइनस कितना होता है हमारा, 1 चार्ज को क्या करता है यहाँ पर प्रदर्शित करता है, -1 दर्शाता है। तो इस तरीक़ा से हम फार्मल आवेश क्या कर सकते हैं, किसी भी यौगिक के लिए ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपको किसके बारे में, फार्मल आवेश के बारे में। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। आवन यहाँ दिया है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक दिया है लुईस संकल्पना के अनुसार आवन की कोटि। लुईस संकल्पना के अनुसार आवन की क्या देखना है, कोटि देखना है। तो लुईस संकल्पना तो आप पढ़ चुके हैं, उसमें आवन की क्या देखेंगे भाई, कोटि देखेंगे। कोटि मतलब प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। तो जैसे कुछ उदाहरण से हम समझते हैं, ठीक है, बिन उदाहरण कोई काम का नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग देख देते हैं H2 में हम बात कर देते हैं, I2 में हम बात करते हैं, Cl2 में हम बात करते हैं, O2 में हम बात करते हैं, N2 में, ठीक है। हम बात कर देते हैं, मान लो बस इतना ही काफ़ी ज़्यादा उदाहरण है, ठीक है, और ज़्यादा नहीं लेंगे भाई। N2 में अगर H2 में मैं बात करूं तो H2 में पहला बात करूं तो H2 क्या होता है हमारा, 2 हाइड्रोजन परमाणु है। कितना हाइड्रोजन परमाणु है, 2 हाइड्रोजन परमाणु। तो इसको मैं कैसे दर्शा सकता हूं भाई, H2 में मैं बात करूं तो इसको दर्शा सकता हूं H, इसके अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंतिम में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर देता है, दोनों एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया, साझा किया। तो कितना बन रहा है, सिंपल सिंगल होता है। तो इसमें आवन की कोटि कितना होता है, 1। आवन की कोटि कितना होगा भाई, 1, क्योंकि कितना, एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आवन की कोटि कितना हो जाता है हमारा, 1 हो जाता है। काम खत्म। हम बात कर देते हैं थोड़ा सा Cl2 का। कितना का बात करते हैं, Cl2 का। तो Cl के अंतिम में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। इधर भी बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो जाता है। कितना कितना इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। तले 8 हो जाता है इसका। कितना हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया इसका भी 8। कितना इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी आवन की कोटि कितना होता है भाई, 1 होता है। आवन कोटि कितना होता है, यहाँ पर भी 1 होता है। 2 का बात हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ऑक्सीजन का, 3rd नंबर। ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो O2 दिया है, और आप जानते हैं ऑक्सीजन के अंतिम कक्षक में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर 2 2 4 2 4 हो गया, 5 और ये 6 हो गया। एक और ऑक्सीजन की बात करूं तो 2 2 4 5 4 6, ये 6 हो गया दोनों ऑक्सीजन का। अब ये क्या करता है, अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। देखो ये 8 हो गया इसका, इसका भी कितना हो गया, 8 हो गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, 2। तो यहाँ पर आवन की कोटि कितना होगा, 2 होगा। आवन की कोटि आपका कितना होगा भाई, 2 होगा। तो इस तरीक़े से आप कोटि निकाल सकते हैं। एक लास्ट देखते हैं किसका, हम N3 का, इसका N2 का, ठीक है। N2 का अगर हम बात करें तो आप जानते हैं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, और अंतिम में देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और लुईस के अनुसार इसको दिखाते हैं 1 2 3
ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 1 और 1 2। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। कौन कौन से? 1 2 3 4 5। एक नाइट्रोजन हो गया। एक और मैं नाइट्रोजन यहाँ पर लिख दूँ तो उसका भी अंतिम में कितना होगा? 5 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये हो गया 1 2 3। ठीक है, 3 हो गया और 3 2 कितना हो गया? 5। अब ये अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए क्या करेगा? साझेदारी करेगा। क्या करेगा? साझेदारी करेगा। तो साझेदारी करेगा तो ये 8 हो गया और इसका ये 8 हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर आबंध कोटि कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। आबंध कोटि कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम आबंध की जो कोटि होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको निकालना है। चलिए आज का क्लास यहीं पर हम क्या करते हैं? विराम करते हैं। आगे जो क्लास है उसमें हम आगे का टॉपिक क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं।